जय हिंद दोस्तों पिछले वीडियो में हम लोगों ने 16 महाजनपदों की लोकेशन देखी थी और इस वीडियो में हम लोग बारीकी से सीखने वाले हैं, एक एक महाजनपद को लेकर चलेंगे। तो चलिए सीधा पॉइंट पे आते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे मगध। ठीक है, मगध को देखते हैं। मगध महाजनपद, जो मगध महाजनपद था ये सबसे ज़्यादा संपन्न था, तो सबसे पहले इसी को हम देख लेते हैं। चलिए, इससे बनने वाले जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको हम सबसे पहले कवर करेंगे। तो मगध की भौगोलिक अवस्था देखते हैं। सबसे पहले भौगोलिक अवस्था, तो भौगोलिक अवस्था जो थी, सबसे पहले एक बात और समझ लीजिए, भौगोलिक अवस्था के कारण ही मगध का उदय माना जाता है। क्यों माना जाता है इसको हम लोग समझेंगे अभी। भौगोलिक अवस्था देखते हैं सबसे पहले। तो चलिए देखते हैं। भौगोलिक अवस्था में सबसे पहले देखिए 5 पहाड़ियों से घिरा होना। क्या? 5 पहाड़ियों से घिरा होना। जिस जगह पे पहाड़ियाँ वगैरह होंगी तो सीधी सी बात है वहाँ पे क्या होगा, वन होंगे, साथ साथ और क्या हो सकता है, खनिज पदार्थ होंगे। बात समझ रहे हैं? और दूसरा जो पॉइंट था, नदियों से घिरा होना। नदियों से घिरा होना, ठीक है ना। तो नदियों से घिरा होना, बात आती है नदियों से घिरा होना। तो कौन कौन सी नदियों से ये घिरा हुआ था, तो चलिए देख लेते हैं। गंगा, सोन और उसके अलावा गंडक, ये 3 नदियों से मगध घिरा हुआ था। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं नदियों से घिरे होने का लाभ क्या होगा। लाभ क्या होगा, चलिए लाभ देख लेते हैं सबसे पहले। तो नदियों से घिरे होने का लाभ क्या हो सकता है, पहाड़ियों से घिरे होने का लाभ क्या हो सकता है। तो इन दोनों से क्या लाभ होगा, सामरिक सुरक्षा। सामरिक सुरक्षा, तो सामरिक सुरक्षा क्या होती है, विदेशी हमले से बचना, विदेशी हमले से बचाव। ठीक है, एक पॉइंट हो गया। अब नदियों से घिरे होने का दूसरा लाभ क्या होगा। एक तो देखिए पहाड़ियों से घिरा होना, तो ये सामरिक सुरक्षा ये भी करेगा, पहाड़ियाँ भी करेंगी, उसके अलावा नदियाँ भी करेंगी। ठीक है, अब देखते हैं नदियों के प्रमुख जो लाभ होने वाले हैं। जल परिवहन, ठीक है, उसके बाद और जो नदियाँ होंगी उसमें पेयजल भी होगा, पेयजल के रूप में। उसके साथ साथ उपजाऊ भूमि का निर्माण, उपजाऊ भूमि का निर्माण। तो जो हमारी नदियाँ होती हैं वो क्या बनाती हैं, उपजाऊ भूमि का निर्माण भी करती हैं। उसके साथ साथ तो सिंचाई की व्यवस्था हो जाएगी। सिंचाई की व्यवस्था, और मैंने आपको बताया था जहाँ पर भौगोलिक परिवर्तन हो और कृषक में परिवर्तन हो, कृषक समाज में परिवर्तन, भौगोलिक परिवर्तन और कृषक समाज में परिवर्तन होगा, वहाँ पर उत्पादन अधिक होगा, उत्पादन होगा तो संपत्ति बढ़ेगी, संपत्ति बढ़ेगी तो क्षत्रियों द्वारा राज्य की संकल्पना हो जाएगी। तो यहाँ पे धीरे धीरे हम समझ रहे हैं कि यहाँ पर हर चीज़ बढ़ती जा रही है। देखिए हमें खेती करने का भी अवसर मिल रहा है, उसके साथ साथ बाहर जो विदेशी हमला है उससे बचने के भी अवसर मिल रहे हैं। उसके साथ साथ हमें यहाँ पे कई चीज़ें ऐसी मिल रही हैं, खनिज पदार्थ भी मिल रहे हैं, तो कई चीज़ें मिल रही हैं। अभी हम जंगलों में जाएंगे, देखिए पहाड़ियों से घिरा होगा तो वन भी हमें प्राप्त हो रहे हैं, खनिज पदार्थ भी मिल रहे हैं। तो यहाँ पे धीरे धीरे हम समझ रहे हैं, हमारे माइंड में एक स्ट्रक्चर बन रहा है कि यहाँ पे जो लोग होंगे वो धीरे धीरे डेवलप होंगे, है ना। अब देखते हैं मगध साम्राज्य में जो खनिज संसाधन था उसके लाभ देखते हैं। खनिज संसाधन के लाभ, चलिए देखते हैं क्या लाभ हो सकते हैं यहाँ से। देखिए जो मगध के लोग थे इन लोगों ने लोहे का प्रयोग करना सीख लिया था।
और लोहे के प्रयोग से इन्होंने वन की कटाई की, वन की कटाई। और यहां से इन्हें क्या प्राप्त हुआ, लकड़ियां प्राप्त हुई। ठीक है, वन की जब कटाई हुई तो लकड़ियां प्राप्त हुई और साथ साथ उर्वरक भूमि प्राप्त हुई। अब यहाँ पे ये भूमि पे क्या कर सकते हैं, खेती कर सकते हैं। लकड़ियों से क्या कर सकते हैं, संसाधन तैयार कर सकते हैं। और ऐसा ही इन लोगों ने किया भी, ऐसा ही इन लोगों ने किया भी। लकड़ियों से संसाधनों का निर्माण किया, घर बनाए, गाड़ियाँ बनाई। ठीक है, तो इस प्रकार इन्होंने संसाधन का निर्माण करना प्रारंभ कर दिया। और वनों से इन्हें क्या मिले, हाथी मिले। क्या मिले, हाथी मिले। इन्होंने जंगली हाथियों को पालतू बनाया। पालतू बनाने के बाद इन्होंने जो लकड़ियां हमें जंगल से प्राप्त हो रही थी उनको हटाने का काम किया। किसको, लकड़ियों को हटाने का काम किया। किसने किया, मगध के लोगों ने। ठीक है, मगध के लोगों ने हाथी के द्वारा लकड़ियों को हटाने का काम किया। और साथ साथ जैसे जैसे ये डेवलप हो रहे थे वैसे वैसे ये राज्य में कन्वर्ट होते जा रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे हाथियों की इन्होंने क्या तैयार की, सेना तैयार कर ली। यहाँ से सेना बनाने में लाभ हो रहा है, सेना बनाने में आसानी हो रही है। ठीक है, और यहाँ से इन्होंने क्या कर लिया, भवन का भी निर्माण कर लिया, भवनों का निर्माण कर लिया। उसके साथ साथ अब एक लास्ट पॉइंट समझिए, मगध का जो नेतृत्व करता है वो कौन होगा, मगध का नेतृत्व करता होगा वो कौन होगा, हर्यक वंश। हर्यक वंश। ठीक है, हर्यक वंश। यहीं से राजनैतिक इतिहास की शुरुआत होती है। बात समझ गए, शुरुआत होती है। ठीक है, अगर मगध की राजधानी की बात की जाए तो क्या होगी, राजगृह। ठीक है, राजगृह। मगध की राजधानी क्या होगी, राजगृह होगी। ठीक है, अब मगध के बाद हम सीधा आते हैं काशी पर, और काशी में भी कुछ हम पॉइंटों को समझेंगे। उसके बाद धीरे धीरे करके एक 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 करके सारे महाजनपदों को हम सीख लेंगे और याद भी कर लेंगे। कोशिश करना आप लोग इन चीज़ों को नोट भी करते रहें। चलिए देखते हैं आगे काशी को। काशी, काशी महाजनपद। और काशी को सबसे प्राचीन नगरों में भी गिना जाता है। किसमें गिना जाता है, प्राचीन नगरों में। ठीक है, और काशी महाजनपद की जो राजधानी थी वो वाराणसी थी। काशी का उल्लेख सबसे पहले किसमें होता है, अथर्ववेद में होता है। अथर्ववेद में। अथर्ववेद में किस नाम से होता है, अथर्ववेद में किस नाम से होता है, किस नाम से होता है, तो अविमुक्त क्षेत्र। ठीक है प्यारे दोस्तों, अविमुक्त क्षेत्र के नाम से अथर्ववेद में काशी का जिक्र होता है, यानी उल्लेख है। चलिए आगे देखते हैं इसी में। और काशी के राजा की बात की जाए तो यहाँ के जो राजा थे ब्रह्मदत्त। कौन थे, ब्रह्मदत्त। और जब काशी महाजनपद बना उस समय कौन थे, ब्रह्मदत्त थे। और जब महाजनपद से पहले अगर राजा की बात की जाए तो यहाँ के जो राजा थे अजातशत्रु थे। कौन थे, अजातशत्रु। ठीक है, अजातशत्रु थे। इसके जस्ट पहले ब्रह्मदत्त से पहले कौन थे, अजातशत्रु थे। ठीक है, और अगर जब इसके शुरुआती दौर की बात की जाए, काशी के शुरुआती दौर की बात की जाए तो ये सबसे श्रेष्ठ महाजनपद था। श्रेष्ठ महाजनपद क्या था, श्रेष्ठ महाजनपद था ये, अगर इसकी शुरुआती दौर की बात की जाए तो। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट समझिए इसका। जब इसका शुरुआती दौर था तो कौशल और अंग, क्या, कौशल और अंग काशी के अधीन थे। कौशल और अंग काशी के अधीन थे।
लेकिन बाद में कौशल के अधीन हो गया क्या? काशी। कौशल के अधीन कौन हो गया? काशी हो जाता है। और काशी अंत में जाकर के मगध में मिल जाता है। किस में मिलता है? मगध में मिल जाता है। ठीक है, काशी अंत में किस में मिलता है? मगध में मिलता है। लेकिन सबसे पहले अगर शुरुआती दौर की बात की जाए तो कौशल और अंग किसके अधीन थे? काशी के अधीन थे। और कौशल के अधीन हो जाता है काशी, और काशी फिर मगध साम्राज्य में चला जाता है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं अगला, कौशल महाजनपद। वर्तमान में इसकी स्थिति हम समझ लेते हैं। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के फैजाबाद मंडल, ठीक है, उत्तर प्रदेश के फैजाबाद मंडल, ठीक है, कौशल की जो वर्तमान स्थिति होनी चाहिए वो कौन होनी चाहिए? फैजाबाद मंडल। चलिए आगे देखते हैं। कौशल दो भागों में विभाजित किया गया, उत्तरी कौशल और दक्षिणी कौशल। दक्षिणी कौशल, इन दोनों कौशलों को अलग करने वाली एक नदी थी जिसका नाम था अचिरावती। अचिरावती नदी उत्तरी और दक्षिणी कौशल को अलग करती थी। इसको हम कह सकते हैं और क्या नाम से जानते हैं? रावती नदी। कौन सी? रावती नदी। ठीक है, चलिए उत्तर कौशल की राजधानी की अगर बात की जाए तो उत्तर कौशल की जो राजधानी थी, उत्तर कौशल की जो राजधानी थी वो श्रावस्ती थी। ठीक, क्या थी? श्रावस्ती थी। और दक्षिण कौशल की अगर राजधानी की बात की जाए तो वह कुशावती थी। क्या थी? कुशावती। बात समझ में आ गई? उत्तरी कौशल की राजधानी श्रावस्ती और दक्षिणी कौशल की राजधानी कुशावती। ठीक है, अच्छा कौशल की बात की जाए, कौशल का जो राजा था उसका नाम था प्रसेनजीत। महात्मा बुद्ध के समय कौशल के जो राजा थे वो कौन थे? प्रसेनजीत थे। ठीक है, कौन थे? प्रसेनजीत थे। बात समझ गए? महात्मा बुद्ध के समय कौशल के जो राजा थे वो कौन थे? प्रसेनजीत थे। और ये हम उम्र थे, ये महात्मा बुद्ध के हम उम्र थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला। अब छोटे छोटे आ गए हैं, बस बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगा, टेंशन ना लो। अंग महाजनपद। ठीक है, अंग महाजनपद की अगर बात की जाए, वर्तमान स्थिति देख लेते हैं इसकी। वर्तमान स्थिति बिहार के मुंगेर एवं भागलपुर। ठीक है, राजधानी की बात कर लेते हैं। मालिनीपुरी, और इसको दूसरे नाम से भी जाना जाता था चंपा। दोनों फीमेल नाम हैं, मालिनीपुरी और चंपा। अंग को बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा गया है? वाणिज्यम कहा गया। क्या कहा गया? वाणिज्यम। वाणिज्यम कहा गया है। अच्छा, इसके कहने का कारण क्या था? वाणिज्यम का मतलब क्या होता है? व्यापारिक नगर। क्या? व्यापारिक नगर। और इसको एक और नाम से जाना जाता है मालिनी। किस नाम से? मालिनी नाम से। और हमने जैसा कि लोकेशन में देख भी लिया था, अंग जो था सबसे पूर्वी महाजनपद था। क्या था? सबसे पूर्वी महाजनपद था। अगला है चेदी महाजनपद। चेदी महाजनपद। चेदी महाजनपद की अगर बात की जाए, वर्तमान स्थिति की बात की जाए
तो किधर पड़ेगा? बुंदेलखंड। ठीक है, जैसा कि हम लोगों ने मैप में देखा भी था। राजधानी अगर देखी जाए, राजधानी देखी जाए शक्तिमती। क्या है? शक्तिमती। और यहाँ के जो राजा थे, राजा का नाम था चेदी महाजनपद के जो राजा थे उनका नाम था उपचर। क्या था? उपचर। चलिए चेदी के बाद अगला देखते हैं। चलिए दोस्तों, अगला आ जाता है वत्स महाजनपद। वत्स महाजनपद की अगर बात की जाए तो यहाँ की जो राजधानी थी वो थी कौशाम्बी। क्या थी? कौशाम्बी राजधानी थी। और यहाँ के जो वासी थे, यहाँ के जो रहने वाले थे वत्स के, वो लोग पौरव वंश से संबंध रखते थे। किससे रखते थे? पौरव वंश से संबंध रखते थे। ठीक है, याद रखना, पौरव वंश से संबंध रखते थे। ठीक है, उसके बाद ये जो लोग आकर बसे थे, पौरव वंश के जो लोग थे, ये जो लोग आके बसे थे वो हस्तिनापुर से आए थे। जो हस्तिनापुर वाला क्षेत्र है वहां से आकर इन्होंने क्या बनाया था? वत्स महाजनपद इनका तैयार हुआ था। ठीक है, अब चलिए अगला महाजनपद देखते हैं, कुरु महाजनपद। कुरु की राजधानी की अगर बात की जाए तो इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। इंद्रप्रस्थ। उसके अलावा भौगोलिक क्षेत्र की अगर बात की जाए, बस छोटा छोटा है, बहुत आसानी से बहुत जल्दी अब तैयार होने वाला है। भौगोलिक क्षेत्र की अगर बात की जाए, अब इनमें कुछ खास नहीं है, बस थोड़ा थोड़ा इनका इतिहास है, समझ लीजिए। हरियाणा, दिल्ली, और उसके अलावा पश्चिमी यूपी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश। ठीक है, उसके अलावा अगला देखते हैं पांचाल महाजनपद की अगर बात की जाए, पांचाल की भौगोलिक स्थिति देखते हैं। सबसे पहले भौगोलिक स्थिति, तो भौगोलिक स्थिति की बात की जाए तो बरेली और बदायूं का क्षेत्र, कौन सा? बरेली और बदायूं का क्षेत्र क्या है? पांचाल है। ठीक है, और पांचाल को, ये जो पांचाल था इसको बेत्रावती जो नदी थी वो दो भागों में बांटती थी। एक था उत्तरी पांचाल, एक था दक्षिणी पांचाल। ठीक है, कौन कौन सा? उत्तरी पांचाल और दक्षिणी पांचाल। उत्तरी पांचाल की राजधानी की अगर बात की जाए तो अहिच्छत्र थी, और दक्षिणी पांचाल की अगर राजधानी की बात की जाए तो क्या थी? काम्पिल्स। ठीक, उसके बाद अगला देखते हैं वत्स की अगर राजधानी की बात की जाए तो विराटनगर। क्या थी? विराटनगर। भौगोलिक स्थिति अगर बात की जाए, भौगोलिक स्थिति, तो ये कौन से एरिया में पड़ेगा जाके? राजस्थान के जयपुर, राजस्थान के जयपुर वाले हिस्से में। ठीक है, कि राजा की बात की जाए, राजा की, तो राजा का नाम था विराट। क्या नाम था? विराट। चलिए अगला देखते हैं, सूरसेन। सूरसेन की राजधानी की बात कर लेते हैं। सबसे पहले सूरसेन की जो राजधानी थी क्या थी? मथुरा। और इसका भौगोलिक क्षेत्र की अगर बात की जाए तो मथुरा होगा। और यहाँ का जो राजा था अवंतीपुत्र था, अवंतीपुत्र। ठीक है, सूरसेन के बाद अगला देखते हैं अस्मक। क्या? अस्मक। अस्मक यह वही महाजनपद है जो सबसे दक्षिण में पड़ता है। किधर पड़ता है? सबसे दक्षिण में पड़ता है। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अस्मक, ऐसा भी लिखा मिल जाएगा आपको। ठीक है, ऐसा भी लिखा मिल जाएगा आपको। और इसकी राजधानी की बात की जाए तो पाटन है। क्या थी? पाटन थी। और ये जो अस्मक है गोदावरी नदी के किनारे है। कहाँ है? गोदावरी नदी के किनारे।
ऐसे भी, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं गोदावरी नदी के तट पर। ठीक है। और ये जो अस्मक था वो किसके अधीन था? काशी के अधीन था, काशी के अधीन था। ठीक है, याद रखना किसके अधीन था? काशी के अधीन था। चलिए अगला देख लेते हैं, गांधार। गांधार, ये देखिए इसकी भौगोलिक स्थिति देखें। तो अगर भौगोलिक स्थिति की बात की जाए तो अफगानिस्तान के काबुल घाटी, कौन सी? काबुल घाटी। ठीक है। अगर राजधानी की बात की जाए तो तक्षशिला, क्या थी? तक्षशिला थी। और एक लास्ट बचता है कंबोज। कंबोज महाजनपद की बात कर लेते हैं। कंबोज की राजधानी हाटक थी। जो कंबोज है, कंबोज महाजनपद है, ये किसके लिए फेमस था? घोड़े के व्यापार के लिए। प्रसिद्ध था। ठीक है दोस्तों आशा करता हूं आपको यह वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कहीं पे भी आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं, उस समस्या का आपका समाधान किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।